नमस्कार, मैं रविश कुमार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अध्ययन कर बताया है कि भारत में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है। राहुल गांधी ने इस खबर का लिंक ट्विटर पर साझा कर दिया तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज हो गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस स्टाइल। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। गिद्धों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी ठीक नहीं है, ना परंपरा के हिसाब से ना विज्ञान के हिसाब से। उन्हें पता नहीं है कि उन्हीं की सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए 5 साल का एक एक्शन प्लान बनाया है। यह कार्यक्रम 2006 से चल रहा है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री ने गिद्धों के प्रति जिस घृणा का प्रदर्शन किया है वो अफसोसजनक है। इसलिए बताना जरूरी है कि आसमान में उड़ते गिद्धों को नहीं मालूम कि मोदी सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक उसी तरह डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं मालूम कि उनके सरकार के पर्यावरण मंत्री ने गिद्धों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए 5 साल का एक एक्शन प्लान बनाया है। 16 नवंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया और प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट भी किया है। मालूम होता तो डॉक्टर हर्षवर्धन राहुल गांधी के ट्वीट की आलोचना में गिद्धों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करते। एक्शन प्लान वाली रिपोर्ट में पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो लिखते हैं कि भारत में गिद्धों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को कम शब्दों में इस तरह से रखा जा सकता है कि वे मृत जानवरों के मांस को खाकर पर्यावरण को साफ रखने का काम करते हैं। तो इस तरह कोविड की इस दूसरी लहर में टीका और मरने वालों की संख्या को लेकर तरह तरह के सरकारी बयानों से अगर कोई झूठ साफ करने का काम करता है तो वो गिद्ध हो जाता है डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार, और गिद्ध होकर भारत की संस्कृति की रक्षा करता है। ये तो अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के झूठे दावों को चुनौती देता है, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला गिद्ध अपने आप को गौरव से कह सकता है। एक्शन प्लान के अनुसार देश के 5 राज्यों में गिद्धों के प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक चेतना की चिंता में रामदेव को पत्र लिखा था, लेकिन गिद्धों के प्रति उनका नजरिया बता रहा है कि उन्हें भी वैज्ञानिक नजरिए को बेहतर करने की जरूरत है। होप ही डजंट माइंड एंड स्टार्ट्स रीडिंग समथिंग अबाउट वल्चर्स। और ट्विटर पर गिद्ध वाली ट्वीट को जो उन्होंने पिंड किया है उस पर विचार भी कर लें। वैसे थाली बजाना साइंटिफिक टेम्पर नहीं था, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर का पंचर कर देना था। अभी बात खत्म नहीं हुई है, शुरू होने जा रही है। इस ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि राहुल गांधी को न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है, दिल्ली पर नहीं। क्या स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे हैं कि जो दिल्ली कहे उसे सच मानना होगा? तो यही बात वो भारतीय मीडिया को भी कहना चाहेंगे। सबसे पहले दूसरी लहर में कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या को चुनौती तो भारतीय भाषाई अखबारों ने दी, गुजरात के अखबारों ने दी। इसी को आधार बनाकर दुनिया भर के अखबार और यूनिवर्सिटी के विद्वान मरने वालों की सही संख्या और सरकार के झूठ का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय अखबारों की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहेंगे? किस दिल्ली पर भरोसा करें? खुद प्रधानमंत्री को ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं लगता। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं मालूम कि 15 मई को प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा है कि संख्या ज्यादा है तो बताने से पीछे ना हटें? खामखा गिद्धों को बदनाम कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन को इतना ही बता दीजिए कि पारसी समाज गिद्धों को कितनी आदरणीय निगाह से देखता है। वो अगर जानना चाहें तो गुजरात के नवसारी चले जाएं, जहां पारसी समाज अंतिम संस्कार के लिए जाना पसंद करता है और वहां गिद्धों की कमी से चिंतित रहता है। मैं माननीय हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, देश को और दुनिया को पता है कि कौन गिद्ध है और कौन मगरमच्छ है। आप इसमें अपना समय जाया ना कीजिए। आप तो देश को 3 सवालों का उत्तर दीजिए। पहला सवाल ये है कि देश में आज टीकाकरण की रफ्तार मात्र 15.25 लाख डोजेस प्रतिदिन क्यों है? इस रफ्तार से तो सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन को पूर्ण वैक्सीनेट करने में 31 मई 2024 तक का समय लग जाएगा। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल देश का हर व्यक्ति पूछना चाहता है कि भारत के, हिंदुस्तान के बच्चों का वैक्सीन आपने दुनिया के दूसरे देशों को क्यों दिया?
क्या आपके सामने ऐसी मजबूरी थी कि हमारे लोगों का वैक्सीन, हमारे देश का वैक्सीन आप दूसरे लोगों को दे रहे हो? डॉक्टर साहब, आपसे तीसरा सवाल हिंदुस्तान का हर बच्चा पूछना चाहता है कि जब एक बाबा टीवी पर आके हमारे देश के डॉक्टरों का अपमान करते हैं, हमारे वैक्सीन का अपमान करते हैं, तो आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? डॉक्टर साहब, आप तो खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं। मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना गिद्ध होना नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बल्कि सत्यमेव जयते के आदर्शों का पालन करना है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 50वें सर्ग का एक श्लोक है, श्लोक संख्या 3, जो मैं हिंदी में बता रहा हूं, जिसमें जटायु कहते हैं, हे दसमुखी रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गिद्धराज हूं। मेरा नाम जटायु है। भैया, वो भैया कहते हैं, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। गिद्धराज सत्य प्रतिज्ञ हैं, बताइए डॉक्टर हर्षवर्धन को, सत्य के साथ खड़े हैं और निंदित कर्म का विरोध कर रहे हैं। सबको पता है कि सरकार ने मरने वालों की संख्या सही नहीं बताई है। हर किसी को गिद्ध बनकर उस पर सवाल करना चाहिए। इस बात को लेकर दुनिया भर के विद्वान सरकारी दावों से, अलग अलग अखबारों में छपी खबरों और अन्य माध्यमों से आंकड़ा लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि सरकारें झूठ बोलती हैं, फर्जी डेटा देती हैं। इसे लेकर इमोशनल होने की क्या जरूरत है? केरल एक ऐसा राज्य है जहां के अखबारों में मरने वालों की सूचना और श्रद्धांजलि छपने की परंपरा है। इसके लिए कोई अखबार श्रद्धांजलि छापने के लिए पैसा नहीं लेता है। हिंदी प्रदेशों से निकलने वाले हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में श्रद्धांजलि छपवाने के पैसे देने होते हैं। मलयालम भाषा के अखबार वर्षों से प्रिंट और ऑनलाइन संस्करणों में मुफ्त में श्रद्धांजलियां छाप रहे हैं। अखबारों के हर जिला संस्करण में एक पन्ना श्रद्धांजलि और मरने वालों की सूचना का तो होता ही है। केरल के पाठकों के लिए यह देखकर रख देने वाला पन्ना नहीं होता है, बल्कि उनकी नजर इस पन्ने पर जाती ही जाती है। आप चाहें तो मलयालम मनोरमा, माध्यमम, मातृभूमि, केरला कौमुदी के किसी भी संस्करण को उठाकर देख सकते हैं। माध्यमम अखबार के एक पत्रकार ने बताया कि केवल सूचना देनी होती है, मरने वालों की सूचना छपेगी ही, मना नहीं कर सकते। यह एक तरह से केरल के अखबारों की पब्लिक सर्विस है। अगर परिवार चाहता है कि मौत का कारण कोविड लिखा जाए तो अखबार लिखते हैं, नहीं चाहता है तो अखबार नहीं लिखते हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं कि इन अखबारों ने गुजरात के अखबारों की तरह सरकारी आंकड़ों की तुलना में छपने वाली श्रद्धांजलियों की संख्या का कोई विश्लेषण किया है या नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन चाहे तो इनकी गिनती कर केरल सरकार के आंकड़ों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई इस मामले की तह तक नहीं जाना चाहता है। सबको सुविधा है, मगर रिसर्चर तो गिनती करेंगे, क्योंकि सही संख्या से ही आप कोविड या किसी भी महामारी से लड़ने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? खराब प्लानिंग से कितने लोग मर गए और मार दिए गए इस बार, यह जानना जरूरी है। तभी आप आगे की सही प्लानिंग कर पाएंगे और उस प्लानिंग की सही या झूठ को पकड़ पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में चिन्मय तुम्बे का एक लेख छपा है। चिन्मय बता रहे हैं कि 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई, तब कितने लोग मरे, उसकी संख्या को लेकर आज तक शोध हो रहे हैं। उस वक्त का सैनिटरी कमिश्नर नॉर्मन वाइट में इतनी ईमानदारी तो थी कि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 60 लाख लोग मरे होंगे और संख्या, वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। यहां की सरकार का कोई आदमी बता दीजिए जो इस तरह की जुबान बोलता हो। 1921 में जब भारत में जनगणना हुई तो सर्वे करने वालों ने देखा कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं। तब अंदाजा लगाया गया कि 60 लाख नहीं, स्पेनिश फ्लू में 1 करोड़ से अधिक लोग मरे होंगे। चिन्मय तुम्बे ने अपने शोध के दौरान पाया कि भारतीय उपमहाद्वीप में 2 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। सरकारी आंकड़ों से 3 गुना ज्यादा, आबादी का 6% हिस्सा गायब हो गया था। दिव्य भास्कर ने 1 मार्च से 14 मई के बीच का डेटा खंगाल दिया। अखबार ने पाया कि पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में इस बार 65,000 अधिक मौतें पंजीकृत हुई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान केवल 4,000 लोग ही मरे हैं गुजरात में। चिन्मय ने इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब 2019 का डेटा देखा तो पाया कि उस साल की तुलना में
इस साल के मार्च, अप्रैल और मई के कुछ महीनों में 43,000 अधिक लोग मरे हैं। सोचिए, सरकार 3,992 बताती है और मरने वालों की संख्या 43,000 जाती है। मरने वालों की सरकारी संख्या को लेकर गंभीर चुनौती नहीं मिलती अगर गुजराती भाषा के अखबारों ने शानदार रिपोर्टिंग न की होती। संदेश, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार और सौराष्ट्र समाचार ने धुन के रिपोर्टिंग की है। आज वही रिपोर्टिंग दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में डेटा के अध्ययन के काम आ रही है। संदेश ने अपना एक अलग ही मॉडल बना लिया और इसी के साथ पत्रकारिता के इतिहास में एक नई लकीर खींच दी। संदेश अखबार में अप्रैल के महीने में श्रद्धांजलि की संख्या अचानक बढ़ जाती है। जहां पहले मुश्किल से एक पन्ना भी नहीं भरता था, 8 से 10 पन्ने केवल श्रद्धांजलियों के छपने लगे। अखबार ने सही समय पर नोट कर लिया कि कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या सही नहीं है, तो संवाददाताओं की टीम सिविल अस्पताल और शहर के तमाम शमशानों में लगा दी गई। कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किए जाने वाले शवों की गिनती की जाने लगी और शमशान के रिकॉर्ड छापे जाने लगे। इसके अलावा अखबार ने अपने सभी संवाददाता, ब्यूरो चीफ और वितरण के नेटवर्क से जुड़े लोगों को मरने वालों की संख्या की गिनती में लगा दिया। हर दिन एक जिले के 5 गांवों का चुनाव होता था और उसका डेटा लिया जाने लगा। हर दिन संदेश ने 3 तरह के डेटा छापे। अस्पताल से जो बताया जाता था कि कोविड से इलाज के दौरान एक अलग डेटा देता था कि कितने मरे। फिर जिले में बनी डेथ ऑडिट कमेटी समीक्षा करती थी और कोविड से होने वाली मौतों को प्रमाणित करती थी। इस कमेटी की संख्या अस्पताल से काफी कम होती थी और जब शमशान में कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार की गिनती होती थी तो वह संख्या अस्पताल और ऑडिट कमेटी की संख्या से कहीं ज्यादा अधिक होती थी। अप्रैल के महीने में राजकोट सिटी के 4 शमशान गृहों का डेटा डराने वाला निकला। ये शमशान कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए थे। संदेश अखबार ने पाया कि अप्रैल महीने में इन 4 शमशानों में 4,000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि राजकोट सिटी का सरकारी डेटा 300 से भी कम का है। कई बार संवाददाताओं ने पाया कि 100 लोग मरते थे और सरकार बताती थी 10 लोग मरे हैं। कई बार संख्या 10 से भी कम बताई जाती थी। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोविड से देश भर में 3 लाख लोग मरे हैं तो मरने वालों की संख्या 30 लाख तक हो जाती है। हालांकि पहले दौर में मृत्यु दर कम थी। इस बात को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी करतूत पर शर्मिंदा होने की राष्ट्रीय जरूरत है। गुजराती अखबारों के साथ साथ गुजरात के पाठकों की भी तारीफ बनती है। वहां के अखबार अपने पाठकों के साथ खड़े थे, लेकिन उनके पाठकों ने भी अपने अखबारों से गोदी मीडिया टाइप खबरों को बर्दाश्त नहीं किया। गुजराती पाठकों ने एक पाठक और नागरिक होने का स्वाभिमान बचाए रखा। क्या संदेश की इस रिपोर्टिंग पर मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गर्व करना चाहेंगे? सोच लीजिएगा, 6 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान का सवाल है। 28 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोविड से दुनिया भर में सबसे कम भारत में लोग मर रहे हैं। 19 अप्रैल को संदेश ने छापा कि 48 घंटे के भीतर गुजरात के 7 बड़े शहरों में कोविड प्रोटोकॉल से 1495 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि सरकार ने बताया कि इस दौरान 220 लोग मरे थे। क्या इस आधार पर हम सबसे कम मृत्यु दर बता रहे हैं? 20 अप्रैल को संदेश ने छापा कि गुजरात के 7 शहरों के कोविड शमशान गृहों में 672 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार ने बताया 88। सरकार ने 7 गुना कम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना विश्लेषण जनवरी तक के आंकड़ों के आधार पर किया है। अलग अलग एक्सपर्ट ने किया है, अलग अलग सोर्स से उन्होंने डेटा लिया है और बताया है कि मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है। अब नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का आकलन गलत है। वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। Problem arises in this analysis when a certain number is thrown as a mortality rate out of that infection. अगर हम अपने सीरो सर्वे पे जाते हैं तो इन्फेक्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी इज 0.05%,
एक्चुअल मोर्टेलिटी 1.1% जो आप रोज सुनते हो इस डेटा से। 0.05 अगर हम इन्फेक्शंस ले टोटल रिपोर्टेड केसेस में से लें तो लब जैसे बताते हैं हर बार 1.1%, ठीक है। लेकिन जब उसको एक बिना सोचे समझे कोई नंबर अटैच कर दिया जाता है, हमारा नंबर क्या आया 0.05, ये क्या ले रहे हैं 0.3% मान लीजिए, 6 गुना। क्यों, किस बेस पे, ऑन व्हाट बेसिस हैव यू डिसाइडेड that it is 0.3% of that large infection universe? No basis at all. 5 people get together, make phone calls to each other, and then they throw this number. That's how this report has been generated. Experts ने कहा कि ये 0.3 है, फिर और एक्सपर्ट ने कह दिया 0.6 है, वो 12 गुना कर दिया। जहां सीरोलॉजी का सर्वे 26% सूट कर रहा था उसको वहां छोड़ दिया, लेकिन वहां इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट हमारी टीम कहती है 0.5 है, ये लेके उसको 12 गुना कर रहे हैं। दिस इज वेयर द फ्लॉ इज। वीके पॉल को पता होना चाहिए कि अमेरिका के भीतर भी अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों को चुनौती दी गई है और वहां की यूनिवर्सिटी अलग अलग मॉडल से इन आंकड़ों को चुनौती दे रही हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड हेल्थ इवैल्यूएशन। इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके हिसाब से न्यूयॉर्क स्टेट में कोविड से मरने वालों की संख्या 64,000 है, जबकि आधिकारिक संख्या 42,000 के आसपास ही है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने हवा में सर्वे नहीं किया है। अखबार के एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीरो सर्वे ही उनका एकमात्र आधार नहीं है। भारत में कई कारणों से मौत की कम रिपोर्टिंग होती है। अखबार ने यह भी लिखा है कि भारत में 5 से 4 मौतों की चिकित्सीय जांच मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होती है। क्या यह सही नहीं है कि भारत में टेस्टिंग ही नहीं होती? गांव में कहां होती है? दिल्ली में ही लोगों को अप्रैल के महीने में टेस्टिंग कराने में दिक्कत हुई और कई लोग नहीं करा सके। क्या यह सही नहीं है कि भारत में मृत्यु के आंकड़ों को चुनौती न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले संदेश, दिव्य भास्कर जैसे अखबारों ने दी? हमारे ही सहयोगी अनुराग द्वारी ने भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड से सरकारी आंकड़ों के सामने एक दूसरी संख्या खड़ी कर दी दस्तावेज के साथ। क्या सरकार सीरो सर्वे पर भरोसा करती है? वो यही बता दे। इसी आलोचना में कहती है कि मरने वालों की संख्या सही है, लेकिन सीरो सर्वे में संक्रमित मरीजों की संख्या के बढ़ने से मरने वालों की संख्या नहीं बदलती है। यह किस आधार पर? क्या ऐसा हो सकता है? वीके पॉल संदेश के उस डेटा पर क्या कहना चाहेंगे जिसमें बताया गया कि 19 अप्रैल को 48 घंटे के भीतर कोविड प्रोटोकॉल से गुजरात के 7 शहरों में 1495 शवों का अंतिम संस्कार हुआ और सरकार मरने वालों की संख्या 220 बताती है, 6 गुना कम। संदेश के राजकोट संस्करण के संपादक जयेश ठकरार से अब हम बात करने जा रहे हैं। जयेश जी, मेरा पहला सवाल यही है कि संदेश अखबार ने जिस तरह से एक मॉडल बनाया और संवाददाताओं की टीम बनाई, हम उन खबरों को तो जानते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से किन किन जगहों पर जाकर आपके रिपोर्टर इस तरह के डेटा को जमा करते थे और आप लोगों के पास क्या चुनौती थी कि ये डेटा कहीं गलत ना हो, क्योंकि आप इससे सरकार नाराज हो सकती थी क्योंकि उसका डेटा आपके डेटा से काफी कम था मरने वालों का। रवीश जी, संदेश सबसे पुराना अखबार है गुजरात का और हमारी एक आइडियोलॉजी रही है कि हम सत्य जो है उनके नजदीक जाए, तथ्यों के नजदीक जाए और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा और जो भी हो रहा है उनको दिखाए। तो मैं आपको बताऊं कि परिस्थिति काफी संवेदनशील थी उसी वक्त जब ये पीक के ऊपर था कोरोना। तो हमने देखा कि अगर डेटा इनमें जानना है तो एक ही जगह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से डेटा मिल रहे थे और जो सिचुएशन हम लोग बाहर देख रहे थे आसपास के मोहल्ला में, सिटी में और स्मशान में, तो हमने ये तय किया कि जिस तरह से एक बार डेटा जो बाहर आ रहे हैं आधिकारिक तौर से, उसको हमने जानने के लिए जो एम्बुलेंस में डेटा, एम्बुलेंस के जो अथॉरिटी है उनसे जो डेटा मिल रहा था, स्मशान में से जो डेटा मिल रहा था, तो हमारे संवाददाता ने रात रात भर जागकर सभी स्मशान में कितने कोरोना प्रोटोकॉल से जो अंतिम संस्कार हो रहे थे उनका एनालिसिस किया। फिर जिस तरह से कितने पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उन सब का जो हमने एक ऐसा एनालिसिस शुरू किया कि हम
सभी डेटा को लोगों के सामने रखते थे कि सरकार ने इतने डेटा जो डेथ के हैं वो बताए, और इतने जो कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुए स्मशान में, और इतने जो पेशेंट्स है जिनकी डेथ हुई है ट्रीटमेंट में, इनको एम्बुलेंस से या तो शववाहिनी से स्मशान तक लाया गया। तो एक तरह से ऐसा निकलता था कि सभी आंकड़ों में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन था, और जो विरोधाभास था उनका अंतर भी काफी ज्यादा था। तो ये एक ऐसी चीज है कि हमने सिर्फ तथ्यों को देखा, हमने खुद ने, हमारे जो रिपोर्टर्स है, हमारी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, सब जगह की जो टीम है, उन्होंने सब जगह पे पर्सनली वहां जाके सबको देखा, लोगों से मिले, ऑथोरिटी से भी मिले, और फिर ऐसा ये घटनाक्रम था कि इनमें कोई भी डेटा अगर गलत है तो इनको चैलेंज कोई भी कर सकता था। तो हमने बारीकाई से इनका विश्लेषण किया और फिर लोगों के सामने रखा। पर जयेश जी, क्या ऐसा भी आप कर रहे थे कि सिविल अस्पताल में कोई रिपोर्टर खड़ा है, वो गिन रहा है, फिर वो शमशान वाले रिपोर्टर को बता रहा है कि यहां से 20 बॉडी निकली है, वहां पर कितनी पहुंच रही है? क्या इस तरह की भी गिनती आप लोग कर रहे थे? हाँ, संदेश का मोटो है तमारी साथे सत्यनी साथे। तो हम लोगों के जो रिपोर्टर्स है, कुछ लोग स्मशान में रहते थे और कुछ लोग सिविल हॉस्पिटल में भी रहते थे। तो दोनों का एक है ना, वो जो कहते कि कैलकुलेशन रहता था कि सिविल से इतने निकले, स्मशान में इतने गए। और इसमें 2-3 तरह के पहलू होते थे कि जैसे सिविल में से निकलते हैं पेशेंट्स के जो डेड बॉडी है वो, इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी निकलते थे, और होम आइसोलेशन का तो कोई डेटा ही नहीं था बीच बीच में। तो डेड बॉडीज जो स्मशान तक आती थी, तो बाद में उनमें कोविड प्रोटोकॉल से कितने डेथ हुए और नॉर्मल डेथ कितने थे, तो ये सब अलग करना पड़ता था, क्योंकि ये सब बारीकाई से देखने से ही पता चलता है कि कोरोना से कितने डेथ हुए हैं। तो फिर कुछ जगह पे स्मशान को भी रिजर्व किया गया था कोविड के लिए, तो हमारे रिपोर्टर्स वहां भी जाते थे। तो आपने जो शमशान के जो रिकॉर्ड होते थे वो भी आप लोगों ने छापा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सनातन सत्य तो एक ही रहता है कि कितने लोग वहां पर इनके अंतिम संस्कार हुए, क्योंकि अप्रैल के बीच में इतना डेथ रेशियो था, वो बढ़ गया था कि सभी शहर में मोस्टली बड़े बड़े जो स्मशान गृह है उनको सिर्फ कोविड के लिए ही रिजर्व रखा गया था। तो वहां के जो रजिस्टर मेंटेन होते थे उनमें कोविड और नॉन कोविड दोनों रहते थे। तो ऐसे हालात में सीधा ही कोविड के डेथ कितने, नॉन कोविड के कितने, वो बाहर लाना मुश्किल था। पर संदेश ने शुरुआत में वही काम किया कि जो जहां पर तथ्य है वहां पर जाए। हमारी टीम वहां रहती थी, काफी मेहनत करती थी, और वहां से जो डेटा, अधिकृत डेटा मिलते थे वो हम लोगों के सामने रखते थे। आप सभी सहयोगियों ने आपके, काश मैं उन सबका नाम भी ले पाता, पर मुझे मालूम नहीं, और लेकिन बहुत बहादुरी का ये काम किया है, और एक तरह से एक नया पैमाना अंग्रेजी के अखबार भी नहीं कर सके, और हिंदी के इतने बड़े बड़े अखबार हिंदी प्रदेशों से छपते हैं, उनमें से ज़्यादातर ये काम नहीं कर सके, जबकि वो अपने डर की फिक्र ज़्यादा करते रहे। पर मेरा एक सवाल था कि मैं देख रहा था कि 3 तरह के कॉलम हैं। एक तो कोविड के इलाज के दौरान होने वाली मौत के कॉलम आप छाप रहे हैं, फिर शमशान के मौत छाप रहे हैं, और एक डेथ ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट आती है हर दिन, उसकी मौत की, वो जो मौत की संख्या बताती है, वो छापते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि 3 अलग अलग डेटा क्या हैं? शमशान का डेटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोविड के इलाज के दौरान होने वाली मौत और कोविड से हुई मौत, ये क्या है? रवीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूं, क्योंकि ये एक मिसाल तो जरूर बनी है, पर इसके पीछे मिस्टर फाल्गुन भाई और पार्थिव भाई, उन्होंने हमको जो दिशा दी, इसकी वजह से हम ये जर्नलिज्म कर सके हैं। और अब मैं आपके जो तीनों कॉलम के जो बात है उनका जवाब दूं, तो सबसे पहले डेथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रोज अपने जो डेटा है वो रिलीज करती है सुबह को, कि सपोज एक सिटी का मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लो राजकोट में उस टाइम पे, अब तो स्थिति काफी काबू में, अब इतने डेथ नहीं हो रहे हैं, पर जब ये पीक पे था तो राजकोट में एक दिन में सपोज 50 डेथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किए। उस कॉलम में वो लिखते थे कि ये डेथ ऐसे है जो कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे थे और उनकी डेथ हुई है, पर ये कंप्लीटली कोरोना से उनकी डेथ हुई है ऐसा नहीं कह सकते। तो पहला ये हुआ कि कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे 50 लोगों की डेथ हुई है। अब दूसरी बात आती है कोविड डेथ ऑडिट कमेटी की। अब डेथ ऑडिट कमेटी उसी 50 में से दिखाती है कि सपोज उस दिन उन्होंने दिखाया कि 10 डेथ हुई है जो कोरोना से हुई है। और तीसरी बात आती है स्मशान की, तो स्मशान में जाते हैं तो स्मशान में ये 50 वाला आंकड़ा है, वो 80 भी होता है, 90 भी होता है और 100 भी होता है।
तो अब तो पूरे देश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि सब स्टेट में आपको डेथ का रीजन जो है वो तो दिखाते ही नहीं हो, तो फिर सहाय कैसे दोगे? तो ये एक बड़ा सवाल है डेथ में। ये भी एक दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि ये डेथ ऑडिट कमेटी बनाई गई थी संख्या कम बताने के लिए, लेकिन ये वो चेक करना भूल गए कि शमशान में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वहां कोई रिपोर्टर पहुंच सकता है। शायद ऐसी कोई लहर अब आए ना आए तो जरूर अब वहां पर भी आप देखेंगे कि सब कुछ बदल गया है, ताकि आप इस तरह की रिपोर्टिंग ही ना कर पाएं। पर एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अखबार के पाठकों ने इस तरह की पत्रकारिता को कैसे लिया? एक तो आपातकाल था और हमारा कॉन्शियस भी हमें उस टाइम पे कह रहा था, क्योंकि हमारे एरिया में पूरे शहर में जिस शहर को हमने बहुत चाहा है उसमें इस तरह से लोग रो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन की कमी थी। तो हमें पर्सनली भी ऐसा लग रहा था कि ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि हमारा धर्म जर्नलिज्म का है, तो हमने इनको फॉलो किया और उस दिन से हमारे सभी रिपोर्टर्स फील्ड में निकल चुके, क्योंकि उसमें कोई बाहर नहीं निकलता था, काफी लोग वर्क फ्रॉम होम थे और ऑफिस में भी ये चैलेंज थी कि बहुत लोग कोरोना से प्रभावित थे। पर उसी टाइम पे भी काफी रिपोर्टर्स ने अपना जो धर्म है वो निभाया, सब स्पॉट पे गए, रात भर जागे। काफी बार तो मैं खुद भी सिविल हॉस्पिटल पे गया, पेशेंट से मिला, तो सही बातों का इसी तरह से पता चला और आज कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा किया, कुछ सही किया। जी जयेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके उन सारे संवाददाताओं को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और एक आंकड़ा निकाल कर देखा है जिसके सामने बार बार लोग परेशान हो जा रहे हैं, सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड के लिए आप लोगों ने रख दिया कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं मरने वालों के, उससे कहीं ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल से ही। ये बड़ी बात थी। और गुजरात की जो गुजराती भाषा की जो पत्रकारिता है, अक्सर पीछे भाषाई अखबारों की जो मेहनत है पीछे छूट जाती है। दिल्ली में बैठे अंग्रेजी के पत्रकार, हम हिंदी के पत्रकारों को ज्यादा श्रेय मिल जाता है। तो आप लोगों का काम बहुत शानदार है, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स को संदेश उठाना पड़ता है। दिल्ली से छपने वाले बड़े बड़े अखबार किसी काम नहीं आए उनके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात में जब अखबारों के कारण सवाल जोर पकड़ने लगा कि गांव में भी लोग मर रहे हैं, तो सरकार ने कोविड सेंटर खोलने की घोषणा कर दी। करीब 1000 के सेंटर खोलने के दावे किए गए। अब वहां के अखबार लिख रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर तो स्कूल के कमरे खोलकर बना दिए गए हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। यह वीडियो भी ऐसे ही एक ग्रामीण कोविड सेंटर का है, संदेश न्यूज की तरफ से मिला है। आप देख सकते हैं कि कोविड सेंटर के नाम पर यह सेंटर बिहार और यूपी से आने वाली प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की तस्वीरों को भी मात दे रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के चक्कर में हम गांव में इतना ही इंतजाम कर सके हैं। गुजरात मॉडल पर देश के गांव-गांव में लोग आज भी फिदा हैं। यह सेंटर भी गुजरात के गांव का ही है। गोदाम के बगल में ही सुविधा दे दी गई है। यकीन हो रहा है कि कोविड से हम मिलकर लड़ रहे हैं। कभी मौका मिले इन ग्रामीणों से मिलाइएगा, तारीफ करने के इंतजार में बेकरार हैं। पता भी बता देता हूं, राजकोट जिले के चरानिया गांव के हैं, जेतपुर के पास है। सत्यमेव जयते वाले भारत में झूठ की विजय पताका लहरा रही है। आपके परिचितों में लोग मरे हैं, आपके घरों में लोग मरे हैं। सरकार उनकी गिनती कोविड से होने वाली मौतों में नहीं कर रही है। यह कितना भयावह है। मौत की जानकारी आपको है, सरकार कहती है आपकी जानकारी गलत है। इस झूठ के साथ क्या आप अपनों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं? जवाब है आपके पास, ब्रेक लेना होगा। कोरोना काल में लोग आपदा को अवसर बनाते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। महाराष्ट्र में बेहद गंदे तरीके से कोरोना टेस्ट किट बनाने की तस्वीरों के बाद अब मध्य प्रदेश के सतना में इस्तेमाल की हुई पीपीई किट गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। ये पीपीई किट कहाँ है, क्या? कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए
सतना में बड़खेरा के इस इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता था, लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगता है कि कर्मचारी पीपी किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते थे। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किए जाने का आरोप है। बड़खेरा गांव है उमरपाटन रोड पर, वहां पर प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। एनडीटीवी को एक खत भी मिला है जो साबित करता है कि पिछले साल भी कंपनी पर ऐसे आरोप लगे थे। पहले ये पता तो लगे क्योंकि कौन दोषी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको ये तो आया नहीं सामने अभी कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो ये सब तो जांच का विषय है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का संचालन वर्ष 2006-07 से हो रहा है। यहाँ इन दिनों विंध्य क्षेत्र के अलावा लगभग 1 दर्जन जिलों से मेडिकल वेस्ट मंगाकर कथित रूप से डिस्पोज किया जाता है। गांव वालों का ये भी आरोप है कि प्लांट में मेडिकल वेस्ट को गलाने का काम प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन से नहीं हो रहा, जिससे पूरे गांव में बदबू फैलती है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक मेडिकल वेस्ट को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह और भी कई जिलों से मंगवाते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तेमाल पीपी किट को वहीं भेजा गया होगा। चूँकि इस्तेमाल के बाद पीपी किट को कई बार काटा नहीं जाता, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है माथेरान। यहाँ पर लोग वीकेंड में जाते हैं और घुड़सवारी के लिए घोड़ों को किराए पर लेते हैं, लेकिन कोविड के कारण सब कुछ बंद हो जाने के कारण घोड़ा और घोड़े मालिकों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा 2 बहनों ने मिलकर इन घोड़ों की देखरेख और मालिकों की परेशानी को दूर करने का बीड़ा उठाया है। मुंबई शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है माथेरान। देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन भी कहलाता है। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ के प्रवासी वाहन सिर्फ घोड़े हैं। 50% परिवार इन घोड़ों पर ही निर्भर है। कोविड ने माथेरान की आमदनी महीनों से बंद कर रखी है। अपने घोड़ों को जिंदा रखना इनके मालिकों के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा काम करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो उसकी वजह से तो पूरी आमदनी खत्म हो गई है। क्योंकि माथेरान का व्हीकल जैसा ही प्रवासी वाहन जो है वो घोड़ा ही है। समझो रिक्शा खड़े रही तो उसको खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारे घोड़े को हर रोज 250 रुपए का खाना लगता है। माथेरान के घोड़ों और इनके मालिकों की तकलीफ देख मुंबई की 2 बहनों 15 साल की रिदा और 12 साल की दानिया ने सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग शुरू की और 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। बहनों द्वारा राशन और चारे जैसी तमाम मदद माथेरान पहुंचाई जा रही है। माथेरान की घोड़ों की पीड़ा के बारे में मुझे जानकारी स्कूल से मिली। मेरी प्रिंसिपल मिसेस सुनीता जॉर्ज मैम और मेरी क्लास टीचर मिसेस बेवली डिसिल्वा ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसके बारे में बात करता था। मैं और मेरी बहन ने ये जब पढ़ा हम बहुत प्रभावित हुए और हमने ये क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। हमने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेज सेंड किए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @bukomaniacal के माध्यम से भी लोगों से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की। हमने कुछ दूसरे एनजीओ जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनसे भी संपर्क किया। हमें लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही दिनों में हम 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। रिदा और दानिया को इस कॉज के लिए बहुत सपोर्ट मिला। फ्रेंड्स और फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, पर हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों ने उनको इस कॉज के लिए सपोर्ट किया जो कि हमें जानते तक नहीं थे। रिदा खान, निदा खान 15 साल और 12 साल की ये लड़कियां, बच्चे लोग जो दोनों स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किए। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और आज हम लोग यहाँ आए हैं माथेरान में और 240 घोड़े लोग के लिए हम लोग ने चारा दिए और इसके साथ में भी यहाँ हम लोग रेशन किट्स लेके आए कि यहाँ के उनके जो केयर टेकर फैमिली है उनको ये हम लोग अभी किट्स देने वाले इधर।
इस छोटे से हिल स्टेशन में इन छोटी बहनों की मदद बड़ी राहत बनकर पहुंची है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।